हेलो दोस्तों, आज थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है। मैं लेक्चर रिकॉर्ड करते करते लेट हो गया था, तो अब मैं शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज का लेक्चर। और थोड़ा सा मैंने अभी दूध पिया तो मैं गर्मी ज़्यादा लग रही, तो पंखा की आवाज़ आ रही होगी, तो पंखा भी थोड़ा तेज़ चलाना पड़ रहा है, गर्मी ज़्यादा लग रही है। और जब ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा जाएगा तो जो सा लास्ट में मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाऊँगा, इसलिए मुझे एक तरीके से पंखा चला रखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है मेरे ख्याल में। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो काफ़ी मेरा मेहनत का काम चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लेना। क्योंकि आवाज़ सही से नहीं आ रही है, आवाज़ तो मैं ढंग से बोलना प्रयास करूँगा। पंखे की आवाज़ आ रही हो तो थोड़ा सा देख लेना। तो जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो जनरल फार्मा में जो ड्रग्स आ जाती है तो इसी कैटेगरी वाइज, तो हम उसको 2 लेक्चर में कवर करेंगे। एक तो हमारी जनरल फार्माकोलॉजी तो रहेगी, जिसमें हम उसकी बात करेंगे, एक इसमें इसकी बात करेंगे, और एक तीसरी कैटेगरी, तीसरी और चौथी कैटेगरी होगी, जिसमें हम एंटी माइक्रोबियल्स की बात करेंगे। ये सारी एक ही प्ले लिस्ट में होंगी। इसमें हम एक तरीके से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। बाकी के जो भी रिसेप्टर फंक्शन हुए हैं और जो एक तरीके से कैटेगराइजेशन हो सकता होगा ड्रग्स का, वो हम रिस्पेक्टिव सेक्शन में करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। ये तो अभी के लिए जो मेन जो टॉपिक रहने वाला है इसका आज का, वो रहने वाला है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये ठीक है, तो इसको चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात, तो ऑटोनॉमिक में क्या क्या सिस्टम आता है। कोलिनर्जिक आता है, एंटी कोलिनर्जिक आ गया, और कौन सी जगह आ गई, सिम्पैथोमेटिक, पैरासिम्पैथोमेटिक, एंटी सिम्पैथोमेटिक, एंटी पैरासिम्पैथोमेटिक। तो ये इस तरीके से मोटे तौर पे हम कैटेगरी को डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से जो ड्रग्स हैं उनकी। ये तो इस तरीके से पहले मैं बात करूँगा किसकी, कोलिनर्जिक सिस्टम की। इस तरीके से 2 सिस्टम आते हैं, कोलिनर्जिक सिस्टम और एक होती है हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो कोलिनर्जिक सिस्टम जो होता है उसमें उसमें क्या है जानने को होता है। पैरासिम्पैथी या कोलिनर्जिक में एक तरीके से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो होता है वो लॉन्ग होता है। एक तरीके से प्री गैंग्लियोनिक ऐसा होता है, लॉन्ग देखने को मिलेगा। और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो होता है कंपैरेटिवली शॉर्ट देखने को मिलता है। ये हमारे पास थोड़ा अंतर के रूप में बताते हैं भाई कि ऐसा कुछ काफ़ी फिर जानने लायक कौन सा नहीं है। तो मेन अगर ड्रग को फोकस करना है तो मेन आपको पता होना चाहिए रिसेप्टर, और रिसेप्टर के क्या क्या फंक्शन होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। ये तो इसमें जो 3 रिसेप्टर काम करते हैं वो करते हैं M1, एक M1। तो M1 का क्या काम होता है, M1 जो होता है इस तरीके से वो हायर कोग्निटिव फंक्शन में काम आते हैं। तो और किसमें क्या रोल रहता है इसका, इस तरीके से एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें रोल रहता है। ये M2 का कहाँ रोल रहता है, M2 का जो रोल रहता है वो रहता है इस तरीके से हार्ट रेट को डिक्रीज करने में। पैरासिम्पैथेटिक का क्या काम होता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करने का काम होता है। उसके अलावा जो हम वॉल्स की बात करते हैं तो किस पे रहती है हमारा पैरासिम्पैथेटिक की सप्लाई, खाली एट्रिया पे तो रहती है। इस तरीके से एट्रिया कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इफेक्ट कर सकती है। ये तो M1 का एक तरीके से हायर कोग्निटिव फंक्शन जो होते हैं, जैसे अल्जाइमर डिजीज हुई उसमें हम ड्रग का यूज़ करते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का। जब ध्यान होगा डोनेपेजिल, एप्राकोलिडिन यूज़ करते हैं। एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो होता है इस तरीके से स्टिमुलेशन में काम आता है। इस तरीके से GI वगैरह के सिक्रेशन जो होता है वो बढ़ाने का काम करता है इस तरीके से। ये
हम्म, और ये होता है हमारा M3 जो अदर साइड जो भी बची कुची हो सकती है अदर्स पे हमारा इस तरीके से M3 रिसेप्टर जो होता है वो काम करता है ये। ठीक है, अब हम आते हैं इसके एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट पे। एगोनिस्ट क्या रहते हैं एक तरीके से, एगोनिस्ट रहते हैं हमारे एक तरीके से पहली बात तो क्या हमारे एक तरीके से एगोनिस्ट में बात करूँ डायरेक्ट एगोनिस्ट रहते हैं, तो एक रहते हैं हमारे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एगोनिस्ट कैसे रहेंगे, वो क्या कहते हैं एंटी कोलिनेस्टरेज को इनहिबिट करता है। एंटी कोलिनेस्टरेज को इस तरीके से कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। एक तो या तो क्या होते हैं डायरेक्ट वाले होते हैं, डायरेक्ट का मतलब है कि इस तरीके से सीधे रिसेप्टर पे जाके उस तरीके से उसकी तरह एगोनिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। बाकी इनडायरेक्ट वाले कैसे होते हैं इस तरीके से, इनडायरेक्ट जो होते हैं एंटी कोलिनर्जिक स्टेरेज जो होता है उसका इनहिबिशन करने का काम करते हैं। डायरेक्ट तो इस तरीके से इस तरह एगोनिस्ट होते हैं, इस तरीके से डायरेक्ट एगोनिस्ट हुए, एगोनिस्ट में आते इस तरीके से ये। इस प्रकार हम कैटेगराइज कर देते हैं। डायरेक्ट में बात करके चलो, डायरेक्ट में जो ड्रग आते हैं वो ग्रेजुअली सी आती है हमारे इस तरीके से, तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। डायरेक्ट में आती है इस तरीके से हमारे बेथेनेगोल, एक तो बेथेनेगोल का जो काम होता है जो वो होता है इस तरीके से ब्लैडर को एक्टिवेट करता है। क्लिनिकल यूज लिख देता हूँ सीधे, किसमें यूज़ करते हैं तरीके से यूरिनरी रिटेंशन के इलाज में यूज़ करते हैं। ये बेथेनेगोल हो गई, फिर उसके बाद कौन सी ड्रग आती है हमारी कार्बाकोल। कार्बाकोल का कहाँ यूज़ करते हैं, कार्बाकोल का यूज़ किया जाता है वो किया जाता है हमारे इस तरीके से पीपीएल्स में यूज़ किया जाता है मेल को। क्योंकि इस तरीके से मियोसिस करने का काम करती है इस तरीके से। फिर एक आते हैं हमारे मैथकोलिन। मैथकोलिन में जब मैं अस्थमा पढ़ाऊँगा तो एक टेस्ट काफ़ी सारे करते हैं, तो एक टेस्ट हमारा ये भी आता है जिसमें आते हैं मैथकोलिन चैलेंज टेस्ट। तो मैथकोलिन चैलेंज टेस्ट में क्या करते हैं इस तरीके से हम उसको मैथकोलिन देते हैं एकदम लिमिटेड मात्रा में, जिसके कारण उसका क्या है कि उसकी जो हमारा जो ये तो पहले से एक्सर्वेशन हो रखा होता है, मतलब इससे सांस लेने वगैरह में दिक्कत आ रही होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है ना, जैसे हमने जैसे स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी करी थी, अगर एंजाइना में जाया तो हमने आपस में इससे क्या किया डोबूटामिन दिया, उसकी हार्ट रेट बढ़ाई हमने इस तरीके से, ताकि क्या कि इस तरीके से हमको पता लग सके कि इस तरीके से उसकी एंजाइना है कि नहीं है। तो काफ़ी बार क्या कि इरिटेंट का एक्सपोजर तो नहीं करते, काफ़ी बार हम कोई इरिटेंट के एक्सपोजर से ये पता लग जाता है कि उसको अस्थमा है कि नहीं है, लेकिन हमें ये पता लगाना ना अस्थमा किस सीमा तक है, ये भी चीज़ तो रहती है ना। तो उसके लिए हम मैथकोलिन चैलेंज टेस्ट को उपयोग करते हैं। तो ये चीज़ पता होना चाहिए, मैथकोलिन चैलेंज टेस्ट होता है इसमें करते हैं अस्थमा में। जब अस्थमा में पढ़ेंगे तब जरूर आएगा ये इस तरीके से, मैंने बता दिया तो पता होना चाहिए कौन सी कैटेगरी में ड्रग आ रही है। ये लास्ट आती है हमारी पाइलोकार्पिन। पाइलोकार्पिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये तरीके से ग्लोकोमा में यूज़ करते हैं। ग्लोकोमा में किया जाता है इस तरीके से ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओपन द एंगल। क्लोज में भी किया जा सकता है, ओपन में भी किया जा सकता है, लेकिन इसको ये याद रखना कोई एंगल खोलना है इस तरीके से तो उसमें एक तरीके ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी रहेगी हमारी पाइलोकार्पिन है। हालांकि इसका यूज है वो ग्लोकोमा जब हम पढ़ेंगे बताऊँगा कम किया जाता है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट वगैरह जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, इसलिए इसका यूज़ हम करते नहीं है, एकदम एक्सट्रीम केस में ही कर सकते हैं। मतलब जब सारी ड्रग एक तरीके से हमारी काम नहीं आ रही तब हम एक तरीके से इसका यूज करते हैं। ये फिर हम आते हैं इनडायरेक्ट वाली।
इनडायरेक्ट में कौन कौन सी ड्रग आती है हमारे, तो आते हैं डोनापेजिल, रिवास्टिगमिन वगैरह। इनका क्या उपयोग होता है, डोनापेजिल, रिवास्टिगमिन, तो ये एक तरीके से हमारा क्या करती हैं, अल्जाइमर डिजीज में इसका उपयोग होता है। इनका अल्जाइमर में उपयोग होता है। फिर हम दूसरी ड्रग की बात करें जिसका नाम है इस तरीके से, इस सेकंड थोड़ा सा ये पन्ना ज़्यादा और तेजी से उठना होगा, डोनापेजिल, रिवास्टिगमिन, ये। फिर आते हैं हमारे नियोस्टिगमिन। नियोस्टिगमिन का कहाँ यूज़ किया था, तो स्नेक बाइट में यूज़ किया था, काफ़ी बार इंपॉर्टेंट है स्नेक बाइट में। उसके अलावा क्या कहते हैं, रिवर्सल ऑफ किसके द्वारा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉक के लिए यूज़ किया जाता है। और किस लिए किया जाता है, इस तरीके से ये किया जाता है, इस तरीके से हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस में कर सकते हैं, लेकिन उससे उपयोग ऊपर आ जाता है हमारा पैरालाइटिक इलियकस। ये जरूर याद रखना, ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए, इसलिए मैं मेंशन ही नहीं कर रहा, बाकी इसका यूज़ जरूर करते हैं नियोस्टिगमिन का। इसमें मेन जो आपको खास बात याद रखनी है एक तरीके से इसकी, और इसके अगली मैं बताऊँगा उसमें क्या है कि इस तरीके से CNS को पेनिट्रेट नहीं कर पाती, तो नियोस्टिगमिन पेनिट्रेट नहीं कर पाती। उसके अलावा दूसरी ड्रग मैं बता रहा हूँ पायरिडोस्टिगमिन, ये दोनों ड्रग है, पायरिडोस्टिगमिन और नियोस्टिगमिन, ये दोनों क्या पेनिट्रेट CNS को पेनिट्रेट नहीं कर पाती, CNS डोंट पेनिट्रेट CNS को पेनिट्रेट नहीं कर पाते। पायरिडोस्टिगमिन क्या करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस रहती है इस तरीके से हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए। ये हो गया आपका जो CNS को पेनिट्रेट करती है। अब ये तो वो डोनापेजिल वगैरह पता ही होंगे, CNS पेनिट्रेट करती है, तो मेन काम है। मैं बता रहा हूँ जनरल वे में जो एक तरीके से उसमें भी काम कर रहे हैं, उसमें भी काम कर रहे हैं, अच्छा खासा इफेक्ट डाल रही है, तब वो पेनिट्रेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रही है, तो इस तरीके से ये भी इस तरीके से पेनिट्रेट कर जाती है। कौन सी ड्रग है हमारे, ये है हमारे फाइसोस्टिगमिन। तो फाइसोस्टिगमिन और पायरिडोस्टिगमिन में कंफ्यूज मत कर देना, काफ़ी बड़ा ब्लंडर माना जाएगा। फाइसोस्टिगमिन पायरिडोस्टिगमिन कहेंगे तो काफ़ी ये बार ये अलग बिल्कुल कैटेगरी आ गई इस तरीके से यहाँ पे हमारी। फाइसोस्टिगमिन कहाँ पे यूज करते हैं इस तरीके से, ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए रहती है हमारे, ये एंटीडोट होता है इस तरीके से किसके लिए, हमारे एंटीकोलिनर्जिक पॉइजनिंग के लिए, यानी इस तरीके से एट्रोपिन पॉइजनिंग के लिए। एट्रोपिन आगे पढ़ेंगे जब बताऊंगा, तो ये चीज़ें इस प्रकार। तो एक तरीके से इसमें मैं बताऊंगा कि इनडायरेक्ट में आता है हमारे ऑर्गेनोफॉस्फेट, जो कि एक तरीके से इसको ड्रग के रूप में तो यूज़ नहीं करते, लेकिन वो एक पॉइजनिंग जरूर क्रिएट कर देते हैं हमारे। ये जैसे ये जो पढ़ रहे हैं कि नियोस्टिगमिन पायरिडोस्टिगमिन, ये तो कार्बामेट है, नॉन कार्बामेट में आए थे इस तरीके से हमारे ऑर्गेनोफॉस्फेट, तो देखिए ऑर्गेनोफॉस्फेट भी आते थे, ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट जो होते हैं इस तरीके से वो एक तरीके से कुछ खास काम तो रहता नहीं है, लेकिन क्या है एक तरीके से वो पॉइजनिंग जरूर क्रिएट कर देते हैं हमारे लिए, ये ठीक है। इसलिए कि आपको उसके सिम्टम जो होते हैं पॉइजनिंग के वो मैं तभी पढ़ाऊँगा, ये चीज़ हुई है, इसलिए
तो उसके पॉइजनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, तरीके से एट्रोपिन इस तरीके से पॉइजनिंग के लिए यूज़ किए थे, ट्रीटमेंट के लिए। और बाकी की हमारे ऑक्सीजन भी हम यूज कर लेते हैं तरीके से। ऑर्गेनो फॉस्फेट पॉइजनिंग जरूर याद रखना, उसमें हम उससे इसका रिलेशन जरूर है। मैं इसको अलग पढ़ाऊँगा जब हम एफएमडी में पहुँचेंगे, तभी के लिए हम इसको रिजर्व कर रहे हैं। अभी हम खाली ड्रग सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो आपने कौन कौन सी ड्रग पढ़ ली, अब ये चीज़ देख लेना। मैं एक तरीके से ये रिसेप्टर वगैरह मैंने बता दी ओवरव्यू देने के लिए थोड़ा सा, कि क्या क्या कौन सा रिसेप्टर कहाँ काम कर सकता है। उसके अलावा यह कि चले एगोनिस्ट में एक तरीके से डायरेक्ट एगोनिस्ट आया था, एक तरीके से मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आया था। डायरेक्ट में कौन सा था, बेथेने को यूरिनरी रिटेंशन में यूज किया था ट्रीटमेंट के रूप में। एक तरीके से ब्लड टू स्पेशल कॉन्ट्रेक्शन करा, जिससे एक तरीके से ब्लड जो यूरिन है वो आगे एक तरीके एक्सक्रीट होगा एक तरीके से। और बाकी क्या करेगा, ये कार्बाकोल एक तरीके ब्यूसिस का इंडक्शन कराने के लिए करते हैं। और बाकी क्या कहते हैं मैथकोलिन चेन टेस्ट जो मैं बताऊँगा तो कराऊंगा। फाइलोकार्बन का ग्लोकोरोमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है। बाकी दोनों पेज रिवेस्टिक में एल्जाइमर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, ड्रग ऑफ चॉइस लिखना, ड्रग ऑफ चॉइस रहती है इस तरीके से। और उसके बाद नियोस्टिकमेंट का एक तरीके काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं। और इसका ये चीज़ है ठीक है। जो ड्रग और मैं बताना चाह रहा हूँ इस कैटेगरी में कोलिनर्जिक में, वो है हमारी वर्निसिलिन। क्योंकि इसका क्या कोलिनर्जिक में तो एम रिसेप्टर आता है, एक एन रिसेप्टर जो आता है, निकोटिन रिसेप्टर जो आता है वो है, उसके बारे में हमने चर्चा करते नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक ही ड्रग की चर्चा की जाती है इसके केस में। उसका नाम बताऊँगा वर्निसिलिन, जो कि किस में यूज़ किया जाता है, स्मोकिंग सीजेशन में यूज़ करते हैं। तो स्मोकिंग सेजेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये हमारी होगी कोलिनर्जिक। अभी एंटी कोलिनर्जिक भी वैसी है, ठीक है। तो ये कोलिनर्जिक वाली बात हो गई। अब हम आते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स पे। तो हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं, फटाफट करेंगे इसके बारे में। काफ़ी लंबा लेक्चर है, काफ़ी धीमे धीमे चल रहा है। एंटी कोलिनर्जिक्स में जो आती है वो आती है हमारी तो एट्रोपिन, मतलब कैटेगरी बता रहा हूँ, सारी ड्रग की बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ यूज़ किया था, यूज़ के आधार पर मैं कैटेगरी बता रहा हूँ। तो एट्रोपिन की तो मेन ड्रग तो यही रहेगी, एट्रोपिन हमारी मेन ड्रग यही है। तो जब भी हम इस तरीके से किसी बात करते हैं उसकी बात करते हैं, जो हमारा हुआ एक तरीके से एंटी कोलिनर्जिक, तो एट्रोपिन की बात सबसे पहले आती है। ताकि इसका सेपरेट हम उपयोग एक जगह कभी करते नहीं है, सेपरेट उपयोग हम एक जगह करते हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ। वो एट्रोपिन, उसके अलावा उसमें भी उसको सुपीरियर यूज़ कर लेते हैं होम एट्रोपिन। और ये जो आती है वो आती है हमें ट्रोपिकामाइड। इसमें क्या इसके लिए यूज़ किए जाते हैं एक तरीके से, पहला हम यूएसए प्रोड्यूस कर रहे थे, अब क्या यूज़ करेंगे मिड्रियासिस प्रोड्यूस मिड्रियासिस, ये हो गई। फिर उसके दूसरी ड्रग आती है इस तरीके से हमारे बेंजोथियोपिन और ट्राइएक्साफेनाइड, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी बता देता हूँ मैं। बेंजोथियोपिन ट्राइएक्साफेनाइड हाँ यूज़ करते हैं, इस तरीके से ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म में यूज़ करते हैं। इस तरीके से काफ़ी बार क्वेश्चन आता है इस तरीके से हमारे, ये समय ध्यान है, पहले बार जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर पेपर दिया था, क्वेश्चन उसमें पार्किंसन पढ़ा दिया था हमको। उसमें क्वेश्चन था कि इस तरीके से हम इसका उपयोग क्यों नहीं कर पाते, एक तरीके से क्यों नहीं कर सकते, इस तरीके से जो है डोपामिन इंड्यूस, मतलब ड्यू टू ब्लॉकेज से जो तरीके से क्या हो गया, एक तरीके से जो डोपामिन एगोनिस्ट यूज़ करते हैं ना ज़्यादा ऐसा ट्रीटमेंट में कहीं, तो डी टू ब्लॉकेज से यदि इंड्यूस हो गया है एक तरीके से, तब उसमें लेवेटोल कार्बेडोल ये होते हैं ना, एक तरीके से लेवेटोल कार्बेडोल जो एक तरीके से
इस तरीके से जो लेवोडोपा या कार्बिडोपा जो हम यूज करते हैं वो हम नहीं करते उसमें। ऐसा क्या होता है? क्योंकि उसमें जो लेवोडोपा कार्बिडोपा डी वो डोपामिन के एनालॉग है। अब लेवोडोपा कार्बिडोपा हमने यूज़ कर लिया तो डोपामिन का रिसेप्टर तो ब्लॉक ही पड़ा है ना, तो उसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा नहीं। तो इसके लिए कुछ ना कुछ अलग एक्टिविटी तो होना चाहिए। तो हम जब पढ़ते हैं पार्किंसनिज्म में तो ये पढ़ते हैं इस तरीके से, जो D2 एगोनिस्ट का जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो सिमिलर इफेक्ट जो होता है तेरी सीसो के नाम पे, वो सिमिलर इफेक्ट डी एंटी कोलिनर्जिक भी दिखा सकता है हमारा। ये तो इसलिए हम दूसरे पाथवे से अप्रोच करते हैं तरीके पार्किंसनिज्म पे, और कहाँ आते हैं इस तरीके से हमारा इस पर आता है इस तरीके से बेंजोट्रोपिन ट्राइएक्सिफेनाइडिन इसका यूज़ किया जाता है। कौन सी ड्रग्स रह सकती है हमारे जितने भी हमारे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हुई हमारे, खासकर इस तरीके से वो सारी जगह हम इस तरीके से यूज़ कर। एंटी डिप्रेसेंट तो नहीं, मतलब मेन तो जो हमारी एंटी साइकोटिक ड्रग हुई जितने भी हमारे हेलोपेरिडोल वगैरह है वो सारे के सारे एक तरीके एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, जो कि D2 एग, क्योंकि इस तरीके से उसमें भी इतनी पार्किंसनिज्म आता है और उसमें हम बेंजोट्रोपिन और ट्राइएक्सिफेनाइडिन यूज करते हैं। तो क्या कहते हैं ड्रग उनका D2 ब्लॉकेज एक्शन है तो उसको रोकेंगे। जी। फिर आते हैं हमारे एक तरीके से ग्लाइकोपाइरोलेट। ग्लाइकोपाइरोलेट का ये चीज़ पता होना चाहिए, मेन एक तो प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है इस तरीके से, किसमें सिक्रीशन को हटाने के लिए ग्लाइको ये तो ग्लाइकोपाइरोलेट का यहाँ पे यूज हो गया। ठीक है, उसके अलावा डाइसाइक्लोमीन वगैरह हुए उसका भी यूज़ किया जाता है। वो कहते थे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए यूज़ किया जाता है। तरीके से एंटी स्पाज्मेटिक हाइड्रोसीन हुआ या एक तरीके से डाइसाइक्लोमीन हुआ, एक तरीके से डायरिया या इस तरीके से डायरिया को डिग्री करने के लिए हो गया। अदर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में ये काफ़ी तरीके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में बताऊँगा बाद में। ऑक्सीटोसिन से भले जो हमारे जो नॉर्मल ड्रग चलते हैं वॉमिटिंग के लिए ऑर्डिनेट्रोन उसी से काम चल जाता है, इसको यूज नहीं करते, भले सीवियर कंडीशन हो रखी हो तब वही यूज़ कर लेते हैं। डाइसाइक्लोमीन की जैसे काफ़ी कॉमन है ये चीज़, इसलिए इसको प्रैक्टिस को पता होना चाहिए कौन सी ड्रग किस कैटेगरी में आती है, कौन सी ड्रग है हमारे हाइड्रोसिन और डाइसाइक्लोमीन। किसमें यूज़ करते हैं इस तरीके से इरिटेबल क्योंकि इस तरीके से तो सिक्रीशन कराता था, इस तरीके से मूवमेंट घटाने का काम कर रहा है, तो मूवमेंट डिक्रीज करने का काम कर रहा है। तो इस तरीके से सिक्रीशन घटाया, ये जगह हमने मूवमेंट ही घटा दिया। ठीक है, फिर आते इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग आती है COPD के लिए, ड्रग ऑफ चॉइस में एक कैटेगरी में आती है, वो आती है हमारी लामा। इसमें हमारे थियोट्रोपियम ब्रोमाइड होती है, वो लॉन्ग एक्टिंग होती है। एप्राटोपियम जो होती है इस तरीके से शॉर्ट एक्टिंग होती है कंपेरेटिवली। तो ये इसके अभी तो 2 एग्जाम्पल याद रख लिए, बाकी की जो एक आध एग्जाम्पल आएगा तब हम चर्चा करेंगे। मेन तो आपको ये पता होना चाहिए थियोट्रोपियम इस तरीके से लॉन्ग एक्टिंग होता है। इस तरीके से थोड़ा सा बात करो, थियोट्रोपियम उसको ज़्यादा कैटेगरी में रहना, वो थोड़ी सी ज़्यादा लॉन्ग एक्टिंग होती है कंपेयर टू एप्राटोपियम के लिए। किस जगह यूज़ करते हैं इसको, इसके ज़्यादा COPD में यूज़ करते हैं। तो मेन तो ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में यूज है COPD में, बाकी अस्थमा में भी यूज़ कर सकते हैं यदि हमको लामा और इनहेलेशन काटने के पीरियड हुए उनसे हमको फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, फिर हम आते हैं तरीके से ऑक्सीब्यूटाइन फ्लेवोक्सेट, ये 2 ड्रग आ रही है। इसका जो काम होता है इस तरीके से क्या था, उसमें हम क्या यूरिनरी रिटेंशन को कम कर रहे थे, एक तरीके से उसको एक्टिवेट बढ़ा रहे थे, इसमें हम एक्टिविटी को कम करेंगे।
ये तरीके तो उल्टे उल्टे ध्यान रखना काफ़ी आसान रहता है। आपने एक जगह के फंक्शन याद रख ले, दूसरी जगह फंक्शन आपको अपने आप पता लग जाते हैं। ये ऑक्सीपिटाइनिन इसका क्या करते हैं हमारा एक तरीके से आर एक्स किसके लिए रहेगा एक तरीके से ओवर एक्टिव ब्लैडर। ओवर एक्टिव करता नहीं है, इसलिए मैं सामने आर एक्स के हाईलाइट कर रहा हूँ ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए। ये ऑक्सीबुटाइनिन फ्लेवोक्सेटेट। लास्ट में जो सबसे मेन जो आता है वो आता है हमारा स्कोपोलामिन हायोसिन भी कहते हैं। इसका जो पैच जो होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, मोशन सिकनेस का डग आउट स्टेज रहती है। स्कोपोलामाइन ये होता है ट्रांसडर्मल पैच होता है, ड्रग ऑफ चॉइस रहती है एक तरीके से किसकी, मोशन सिकनेस के लिए। ये फंक्शन जरूर पता होना चाहिए, इससे पूछ सकता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है आपको, तो ये तो पता होना चाहिए ही चाहिए। एक आध तो ड्रग और बताऊँ मैं, तो वो आती है हमारी पायरेनजेपिन। पायरेनजेपिन का इस तरीके से कहाँ यूज़ किया जाता है पायरेनजेपिन को, तो वो किया जाता है इस तरीके से एसिड सिक्रीशन को घटाने के लिए। देखिए किस में काम करेगी, M1 पे कोई एंटरिक नर्वस सिस्टम में हमारा M1 पे काम करेगी। सीधे पूछ सकता है आपको M1 का एंटागोनिस्ट, सीधे भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। M1 का एंटागोनिस्ट सीधे पायरेनजेपिन। यदि आपको M2 याद करना हो तो सीधे उसमें याद करना मैथकोलिन याद आ सकते हैं। M2 M1 के लिए पायरेनजेपिन याद रख लीजिए। तो ये किस में यूज़ किया था, एसिड सिक्रीशन को घटाने के लिए यूज़ किए थे। इतना रिसेप्टर स्पेसिफिक क्वेश्चन ज़्यादा है ये। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये चीज़ हो गई। इस तरीके से कोलिनर्जिक एंटीकोलिनर्जिक पैरासिम्पैथिक सिस्टम था वो खत्म हुआ। अब हम आते हैं तरीके से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। सबसे बड़ा पार्ट लेने वाला है सिंपैथेटिक वाला। तो ऐसा खासा बीटा ब्लॉकर में 7 क्वेश्चन आ सकता है बड़ा आपके लिए। ये तो इसको जरूर से जरूर पकड़े, ये तो याद रखिए, याद रह जाती है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, साइड इफेक्ट वगैरह या फिर एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ब्लड लेवल में काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिलता है इसका ब्लड स्ट्रीम पे। तो इसलिए ये एक तरीके से इम्पोर्टेंट ड्रग की कैटेगरी हो जाती है। तो इसको एक तरीके से याद रखना, भूले मत जाना। ठीक है, जो भी ड्रग बताऊँगा इस तरीके से याद रखना, क्योंकि हमने अब तक जो है कार्डियोलॉजी वाला सेक्शन था वो पढ़ लिया था। काफ़ी सारी ड्रग जो आपने उस समय आपको कंफ्यूज कर रही होंगी। यदि आपने मेरा लेक्चर देखा है, मैंने ज़्यादा यदि आपने पढ़ रखा होगा तभी आपने देखा होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं देखा होगा। तो ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ अब इसको यदि आपने समझ लिया तो इस लेक्चर को आपने देख लिया तो आप उस लेक्चर को रिवाइज करके देख सकते हैं। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। इसमें हमारी आती है पहली बात तो वो रिसेप्टर का रिसेप्टर आते हैं। एक होते हैं हमारा अल्फा-1 रिसेप्टर। अल्फा-1 रिसेप्टर जो का काम होता है इस तरीके से वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराने का काम होता है। अल्फा-1 रिसेप्टर का काम है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराने का काम होता है। और पीपल्स का क्या काम होता है, इस तरीके से पीपल्स का डायलेशन कराने का काम होता है। और एक तरीके से तीसरा जो काम रहेगा इस तरीके से ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम रहता है। हालांकि ये अल्फा-1 रिसेप्टर जो होता है वो ब्लैडर की नेक पे रहता है। ये मैं बता दूँ अल्फा की नेक पे रहता है इस तरीके से। इसकी नेक पे तो यूरिनरी रिटेंशन करा सकता है, ये रिटेंशन कराता है, रिटेंशन यूरिनरी रिटेंशन कराता है। आगे से बिल्कुल एकदम टॉन्च से बंद कर लिया इसको ये। ठीक है, तो अल्फा-1 की एक तरीके से स्पेसिफिक ड्रग की बात करके चले तो हमारी आती है तो उसमें एगोनिस्ट में फिनाइलनेफ्रिन और कौन सी आती है, फिनाइलनेफ्रिन आती है।
फिनाइलनेफ्रिन का क्या काम है ये चीज़ पता होना चाहिए। फिनाइलनेफ्रिन का जो काम होता है, जो स्पाइनल एनेस्थीसिया जो हम देते हैं उसके इंड्यूस जो हाइपोटेंशन हो जाती है उसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट वाला प्रोटोकॉल सब पता होना चाहिए। अल्फा के एगोनिस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है चीज़ें। और किसी के एगोनिस्ट याद रखे नहीं रखे, इसमें वाइड वेराइटी आती है अल्फा एगोनिस्ट में। तो इसमें फिनाइलनेफ्रिन आती है, ये कहते हैं एनेस्थेटिक इंड्यूस्ड हाइपोटेंशन के लिए, आर एस क्या, एनेस्थेटिक इंड्यूस्ड हाइपोटेंशन के लिए यूज करते हैं। और कौन सी कैटेगरी आती है, और कौन सी ड्रग आती है, वो आती है हमारी ऐसी ड्रग आती है दूसरी इस तरीके से। मिडोराइन, मिडोराइन का उपयोग कहाँ करते हैं हम इस तरीके से, वो करते हैं खाली नॉर्मल पोस्चरल हाइपोटेंशन बिल्डअप हो जाए, मतलब उसमें ऐसे ये चीज़ दे नहीं रखी हो एनेस्थेटिक इंड्यूस, खाली पोस्चरल हाइपोटेंशन दे रखा हो शब्द, तब हम इसका उपयोग है वो कर सकते हैं। और कौन कौन सी ड्रग आती है, और भी काफ़ी सारी ड्रग आती है इसमें बात की तो लेजल डीकंजेस्टेंट आते हैं काफ़ी सारे। नेजल डीकंजेस्टेंट में ऑक्सीमेटाजोलिन, ज़ाइलोमेटाजोलिन और नेफाजोलिन, ये अब बहुत सारी ड्रग याद आ रही हैं। आइए सोच रहे हैं काफ़ी सारी ड्रग याद नहीं रहेंगे भी, तब भी कम चलेगा। तो ये चीज़ मैंने मत सोचना, जब मैं फार्माकोलॉजी पढ़ा रहा था तब मैंने देखिए से यही बात करी थी। मैंने जब फार्माकोलॉजी का पहला लेक्चर लिया था मैंने इस तरीके से, हालांकि वो पहला लेक्चर नहीं होना चाहिए था, वो आगे का टॉपिक था, इतनी सिस्टम में पहले बड़ी जरूरत से पहले। तो ये चीज़ थी, तो उस समय मैंने बताया कि फार्माकोलॉजी का पढ़ने का जो तरीका जो होता है वो काफ़ी बार ट्रीटमेंट पर फोकस ज़्यादा रहता है, वो जो क्योंकि उससे चीज़ें जो होती है याद रखना आसान हो जाता है। लेकिन मैंने ये चीज़ बताई थी कि ट्रीटमेंट या क्लास स्पेसिफिक जिसमें क्लास याद रखते हैं उसमें भी आपका एक या दो ड्रग याद रख के हमारा काम चला लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी बार जो हम ड्रग यूज़ करते हैं वो हो सकता है कि जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं वो उस कैटेगरी में वो जो ड्रग हमने याद रखी है वो नहीं मिले। तो दूसरी ड्रग के बारे में कम से कम आपको ये तो पता रहना चाहिए कि वो उस कैटेगरी में रिलाई करती है। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत आप अंदर जरूर जा सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा आसान भी रहेगा याद रखना कि इसमें क्या कमी रहती है, इसमें कौन सी ज़्यादा बढ़िया बात रहती है। तो ये चीज़ें उससे आपको थोड़ा सा आसान रहेगा याद करना, लेकिन आपको याद सारी करनी है, जिसमें ये बस ये नहीं कि आप खाली बस एक ड्रग याद रख लें। जैसे एगोनिस्ट में कम से कम मैं 10-12 ड्रग गिना दूँगा, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बस कोई भी भूल जाओगे, ये सारी आती है। फिनाइलनेफ्रिन ये एक तरीके से आप पूछ सकता है, ये प्रॉपर ड्रग ऑफ चॉइस है, मैंने लिख नहीं रखा, ड्रग ऑफ चॉइस भी लिख सकता हूँ पीछे, ड्रग ऑफ चॉइस लिखने में भी कुछ नहीं आ रहा, तो ड्रग ऑफ चॉइस लिख सकते हैं। इस तरीके एनेस्थेटिक इंड्यूस्ड हाइपोटेंशन में कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, इस तरीके से आप फिनाइलनेफ्रिन, और उसके अलावा पोस्चरल हाइपोटेंशन नॉर्मल वाला हो रखा हो ड्रग ऑफ चॉइस, ये क्या होती रहेगी हमारी मिडोराइन रहेगी। ये ऑक्सीमेटाजोलिन, ज़ाइलोमेटाजोलिन, ये हमने कह दिया ओट्रोविन ऑक्सीखासलेवी, इसलिए चलो ठीक है। तो ये किस में आया था हमारा नेजल डीकंजेशन, एक तरह नाम खोलने में यूज किया था, नेजल डीकंजेशन, ये इसमें यूज किया जाता है। और कौन सी ड्रग आ गई ये तो पता होना चाहिए। और भी ड्रग अच्छी है, वो आती है हमारी इस तरीके से क्लोनिडीन, ये किस में यूज करते हैं हम, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में यूज करते हैं। इसके अलावा एक और ड्रग आती है गुआनफैसिन, क्लोनिडीन और गुआनफैसिन, अलावा ये कैटेगरी में याद रख सकते हैं।
गुआनफेसिन का जो उपयोग होता है क्लोनिडिन का एक तरीके से तो यह है पढ़ने से बैठ जाए, मेन जो उसका उपयोग जो रहता है एक तरीके से वो पूछा जाता है आपको ASDS में उपयोग रहता है। ADHD एडिशन डिफेक्टिव हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसमें ड्रगोस्ट्रेस रहती है, इसमें आपको इतने ADHD के साथ और सिम्टम मिल जाएगा। जब हम इसके बारे में काफ़ी चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर में तब हम बात करेंगे। क्लोनिडिन एक तरीके से ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है काफ़ी अच्छा, जैसे मेन आता है ADHD के लिए पूछे तो मिथाइल फेनिनेट आती है ड्रग, लेकिन इस तरीके से काफ़ी जगह इस तरीके से थोड़े से एक्स्ट्रा सिम्टम दे रखे हैं, जैसे टॉर्चर सिंड्रोम के सिम्टम दे रखे हैं, जैसे ASDS में जैसे टिक के सिम्टम दे रखे हैं, टिक के इस तरीके से कंबाइंड सिम्टम हो तो हम क्लोनिडिन का उपयोग करते हैं। तरीके ASDS का मतलब यही है, ASDS टिक या टॉर्चर सिंड्रोम है, उसके सिम्टम दे रखा समझना है तो क्लोनिडिन का उपयोग करते हैं। तो गुआनफेसिन का उपयोग कहाँ करते हैं, तो गुआनफेसिन का भी इसी जगह उपयोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो क्लोनिडिन और गुआनफेसिन का है, क्लोनिडिन का एक तरीके हाइपरटेंशन इमरजेंसी में रोल रहता है उसका, एक तरीके से गुआनफेसिन का वहाँ पे इतना रोल नहीं रहता। मेन तो एक तरीके से क्लोनिडिन याद रखिए, बस मैं नाम के लिए कह रहा हूँ, नाम के काजे ही भरी थी आपको पर याद रखनी है। एक जो आती है हमारे हमने पढ़ी थी हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में, एक तरीके से कौन सी यूज़ कर रहे थे, तो नाइमोडेपिन यूज़ करते हैं कैल्शियम ब्लॉकर के नाम पे, और कौन सी ड्रग यूज़ कर रहे थे सारी पता होना चाहिए। एक हम अल्फा मिथाइल डोपा भी यूज कर रहे थे। तो अल्फा मिथाइल डोपा से क्या लगता है, तरीके से अजीब सी आ जाती है, तरीके अल्फा मिथाइल डोपा कौन सी कैटेगरी में आती है ये चीज़ें। तो ये क्या इसमें क्या फायदा क्या रहता है कि आप एक कैटेगरी पढ़ लेते हैं तो इस तरीके से आपको एडवर्स रिपोर्ट याद रखना, इसके एक तरीके से आपको रिसेप्टर बताना। जैसे मैं कहने अल्फा मिथाइल डोपा का बेटा क्या याद करना, सीधे अल्फा 1 एगोनिस्ट, और कुछ सोचना नहीं है ना। अब मान के चले मतलब अल्फा 1 पे नहीं रहती कि अल्फा 2 पे पहुँच जाती कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो ये चीज़ें ठीक है। क्लोनिडिन गुआनफेसिन इस तरीके से याद रखना, अल्फा 2 पे पहुँच गई, मैं थोड़ी सी जो मिस कन्फ्यूजन हो गया ये है। तो अल्फा 2 पे पहुँच गया, मैं इस तरीके से एक चीज़ जानना है अल्फा 2 पे पहुँच गया। अल्फा 2 का उपयोग कहाँ होता है, अल्फा 2 में एक तरीके से फंक्शन क्या है, अल्फा 2 का फंक्शन ये चीज़ तरीके से देखिए काफ़ी सारे उपयोग है, तो इसलिए इसका नाम लेना ही बेकार है, ये चीज़ें हैं। इसके मतलब बहुत सारे उपयोग है, मतलब बहुत सारे फंक्शन, इसलिए बहुत सारी ड्रग आए थे। एक क्लोनिडिन गुआनफेसिन पढ़ ली थी, एक आती है हमारी अल्फा मिथाइल डोपा, ये किस में यूज़ करते हैं, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में याद रख लेना, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी याद रख लेना, ये वो ज़्यादा सही आंसर है। हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन अलग चीज़ आ जाती है, तो उसमें ये चीज़ ध्यान रखना, उसमें इसका प्रयोग नहीं करते, ठीक है। ये और कौन सी यूज करते हैं, एक होती है हमारे बाइमोडिन और एक तरीके से एप्रा क्लोनिडीन, ये किस कैटेगरी में आती है, ये आती है तरीके से एंटी ग्लोकोमा ड्रग है। जैसे कि हम कैटेगरी है पढ़ते पढ़ते हमने कम से कम 50 की ट्रीटमेंट समझ लेंगे, इस तरीके से इतनी सारी ड्रग आ जाती है ये। तो इस तरीके से इसी बात पे एक आध दो ड्रगों को और पढ़ेंगे, वो आती है हमारे डेक्समेथासोनाइड। चलो ठीक है, इस तरीके से वहाँ से टीजानिडीन का उपयोग कहाँ पर होता है, तरीके से स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट में पढ़ेंगे इसको। टीजानिडीन
टीजन रीडिंग तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, क्योंकि ये इसकी काफ़ी बार 2 नंबर का क्वेश्चन मैंने देखा है आते हुए। तो जब हम स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट पढ़ेंगे तो वो आता लगे, लेकिन आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए इसके बारे में, थोड़ा सा आसान रहेगा। मतलब मेन चीज़ तो मैं कहना चाहूँ, मैं जो चीज़ें जो पढ़ाने का उद्देश्य है आपको थोड़ा सा पढ़ने में आसान होना, बाकी होने को तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ये फिर हम आते हैं इस तरीके से और डेक्सामेथासोन, जो कि इस तरीके से पीडी एनेस्थेटिक मेडिकेशन में यूज किया जा सकता है। पीडी एनेस्थेटिक्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं, एनेस्थेटिक के रूप में भी दोनों जगह इसका यूज किया जाता है। हमारा डेक्सामेथासोन ये एनेस्थीसिया में पढ़ेंगे आएंगे, सारी कैटेगरी आएगी सब तरीके से। ये तो इस तरीके से आपको काफ़ी बार मोटा आइडिया लगती है। तो जब ड्रग के बारे में आप जानते होंगे बहुत ज़्यादा ये चीज़ है। ये तो हम एक बार बता दें, ओपियोइड विड्रॉल के कंट्रोल में भी उपयोग किया जाता है। ओपियोइड विड्रॉल कंट्रोल में भी यूज किया जाता है। ओपियोइड विड्रॉल से सिम्टम जो बिल्डअप होते हैं उसके उपयोग में भी इसको रोकथाम के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। ये तो इस तरीके से काफ़ी बड़ी कैटेगरी आ जाती है हमारी, ये बहुत ही बड़ी कैटेगरी है। तो ये है। अब हम इस तरीके से अल्फा-1 के एंटागोनिस्ट की बात करेंगे। अल्फा-2 सिलेक्टिव तो एक आध 2 ही ड्रग आती है हमारी। पहले तो अल्फा एक तरीके से नॉन सिलेक्टिव की बात करेंगे, फिर उसके अलावा अल्फा-1 सिलेक्टिव की बात करेंगे। ठीक है, हमारे आते हैं अल्फा ब्लॉकर। उसमें आते हैं पहले तो नॉन सिलेक्टिव, सिलेक्टिव फिर अल्फा-1 रहेंगे, सिलेक्टिव अल्फा-2 रहेंगी। ये तो नॉन सेलेक्टिव में कौन कौन सी ड्रग आ जाती है हमारी? 2 ड्रग आती है, फिनॉक्सीबेंजामाइन, पेंटोलामाइन। ये फिनॉक्सीबेंजामाइन का ये चीज़ ध्यान रखना, इस तरीके से किस में ये यूज़ की जाती है। इस तरीके से फिनॉक्सीबेंजामाइन ये इरिवर्सिबल है, परिवर्तन याद रखना, इरिवर्सिबल है। ये यूज़ की जाती है सिर्फ फियोक्रोमोसाइटोमा में यूज़ की जाती है। फियोक्रोमोसाइटोमा में यूज़ की जाती है। और इस तरीके से कौन सी दूसरी ड्रग कौन सी आ गई हमारे? इस तरीके से पेंटोलामाइन, ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है तो इसमें हम एक चीज़ ड्रग सुनते हैं, काफ़ी बार सुनेंगे आगे चल के, वो आते हैं चीज़ रिएक्शन। चीज़ रिएक्शन जो इसमें क्या होता है, हम क्या कि ये जो माओ इनहिबिटर जो होते हैं उसे टायरामिन कंटेंट फूड जब देते हैं तो वो क्या एक तरीके से सीवियर हाइपरटेंशन इंड्यूस करता है। तो यदि सीवियर हाइपरटेंशन यूज करता है उसको क्या कि इस तरीके से कंट्रोल करने के लिए हम इसे ड्रग का उपयोग करते हैं। अल्फा के लिए सबसे बड़ी बात जो जानने की है आपको, ठीक है कुछ नहीं था अल्फा के लिए, चलो अब तब बताई दें तो बात होगी। अल्फा के लिए जो जानने के अल्फा और बीटा में, क्योंकि जो जैसे उसमें तो फिक्स था कि इस तरीके से जो इस तरीके से पैरासिम्पैथेटिक का मतलब है कि तरीके से वेसोडाइलेशन होगा। हालांकि वैसे उसमें उतना इम्पैक्ट नहीं आता, उसका मैंने बताया हार्ट रेट पे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। मैंने पहले भी चर्चा करता हूँ, वैसे उसके लिए कभी भी हम यूज़ नहीं करते, इसलिए हम इस तरीके से हमने खाना उपयोग पढ़ा इस तरीके से। किसी बेटा का बीपी कंट्रोल में उपयोग पढ़ा था, हालांकि बीपी ज़्यादा कम होना जरूरी देखने को मिलता है, वो हार्ट रेट ज़्यादा होगी तो फिर पूरी प्रक्रिया देखने को मिलेगी, स्पेसिफिक हम यूज़ करते ही नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें जो है अल्फा जो है एक तरीके से, तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि ब्लॉकर एक ही फंक्शन होगा। जैसे सिंपैथेटिक के केस में ये सोच देंगे वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो अल्फा पे यदि काम कर रहा है तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, लेकिन यदि बीटा पे किया जा रहा है मान के चले, तो वो इस तरीके से हमारा वेसो डायलेशन भी करा सकती है।
लेकिन उसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बीटा पे जो काम करने का मतलब है कि हमारी हार्ट रेट भी बढ़ेगी, क्योंकि बीटा रिसेप्टर हार्ट रेट पे पाया जाता है, अल्फा रिसेप्टर हार्ट पे इस तरीके से नहीं पाया जाता। ये तो पेंटोलामाइन रिवर्सिबल है, इस तरीके से यूज करते हैं इस तरीके से। ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं मान लीजिए लगा, ड्रग ऑफ चॉइस इसके लिए रहता है हमारा इस तरीके से चीज़ रिएक्शन जो होती है, मैंने चीज़ रिएक्शन। अब इसको जब हम इस तरीके से माओ इन्हिबिटर्स पढ़ेंगे इस तरीके से साइकेट्री तरीके, तब वही पढ़ना ज़्यादा सही रहेगा इसको, ठीक है। फिर हमारी आती है अल्फा 1 सेलेक्टिव। अल्फा 1 सेलेक्टिव को कहाँ आते हैं, प्राजोसिन, टेराजोसिन, एम्सुलोसिन। हाँ, तो इसके लिए क्या यूज़ किस में यूज़ किया जाता है इसका, बिनाल प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया ये भी याद रखना, हाइपरट्रॉफी मत कर देना। मैं कितनी बार बोलते हुए मैं ही पागल हो गया मुझे। प्राजोसिन, टेराजोसिन, टेम्सुलोसिन। टेम्सुलोसिन इधर ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, बिकॉज है कि अल्फा 1 ए बी कुछ होता है, मुझे ध्यान नहीं है कौन सा रिसेप्टर का, उसके ज़्यादा सेलेक्टिव होती है, ये कहते हैं मोर सेलेक्टिव होती है, तो मोर सेलेक्टिव। तो इस तरीके से ड्रग ऑफ चॉइस में यूज करते हैं टेम्सुलोसिन। और इसमें जैसे कहा जाता है कि इस तरीके से सारे में ये हाइपरटेंशन को कम भी करते हैं। तो इस तरीके से हाइपरटेंशन को कम करके हाइपोटेंशन भी तो बिल्डअप कर रहे थे ना, तो पोस्चरल हाइपोटेंशन तो बिल्डअप हो सकती नहीं इस तरीके से साइड इफेक्ट्स के रूप में, ये है ना। उसके अलावा जैसे मान के चले आपको ब्लड वेसल ज़्यादा डायलेटेड मिली तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया भी बिल्डअप हो सकता है, ये ना। तो ये सारे सिम्टम जो है इस तरीके से टेम्सुलोसिन में नहीं मिलते। तो इसमें क्या टेम्सुलोसिन में क्या होता है, नो कहते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन देखने नहीं मिलती, नो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। इस तरीके से पूछा जाता है, इस तरीके से इसमें ही टेम्सुलोसिन ही क्यों यूज़ करते हैं इस तरीके से। भाई ये होने को तो और भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हम इसी को चूज़ क्यों करते थे, इसका कारण यही दिया जाता है ये। फिर आती है हमारी अल्फा 2 सेलेक्टिव। अल्फा 2 सेलेक्टिव आती है, वो आती है हमारी मेट्राजेपिन। मेटाजेपिन किस में यूज़ करते हैं, इसमें डिप्रेशन में यूज करते हैं, एटिपिकल ड्रग डिप्रेशन की। जब हम डिप्रेशन की बात करेंगे उसके तब हम बात करेंगे इसकी, ठीक है। ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन हमारे फटाफट हम इसके पे भी पहुँचेंगे, ये चीज़ ठीक है। थोड़ा सा सबर रखना, पहुँचेंगे सारे लेक्चरों पे, जिससे स्पीड हमारी ठीक हम चाहते हैं तो बढ़ा ले भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कि हम एक ही स्पीड करेंगे, जब मर्जी करती तो हम बढ़ा भी लेते हैं स्पीड। हम आते हैं इस तरीके से बीटा रिसेप्टर पर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है बीटा रिसेप्टर। बीटा रिसेप्टर जो होते हैं उसके किस में याद रखनी है, वो खाली बीटा 1 के लिए आपको एक ही ड्रग याद रखनी है। बीटा 1 का खाने पे मैंने बताया हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करता है इस तरीके से। सबसे पहले जो बात आती है बीटा 1 को लेके, इसके अलावा क्या कहते हैं आइनोट्रोपी होती है इस तरीके से। खाली ऐसा नहीं कि हार्ट रेट ही बढ़ाए, आइनो जो इस तरीके से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो भी बढ़ाता है, और उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि इस तरीके से ये खाली एट्रिया पे, जैसा एट्रिया पे पैरासिम्पेथेटिक काम कर रहा था, ये तरीके से एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों पे इसकी सप्लाई रहती है। तो ये इस तरीके से वेंट्रिकल पे भी सप्लाई है, खाली उसी से बढ़ गया है मामला। एट्रिया से क्या करे क्या नहीं करे, एट्रिया तो बच्चा है वेंट्रिकल के सामने। तो ये चीज़ होगी आइनोट्रोपिक इफेक्ट है। फिर उसका होता है रेनिन होती है नेगेटिव होती है। तो ये तरीके से बीटा 1 का रोल रहता है। इसके एगोनिस्ट की बात जब भी हम करते हैं तो एक ही ड्रग आती है हमारी मन में ध्यान, मुझे तो अपने मन में ध्यान आती है, वो आती है हमारी डोबुटामाइन। डोबुटामाइन के लिए मैं कुछ शब्द कह दूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है हमारे। डोबुटामाइन के लिए जो आती है वो ये आती है हमारे कार्डियोजेनिक शॉक के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है ये। इसके बारे में पढ़ा था जब हम कार्डियो फिल्म में पढ़ते हैं, एक्यूट कार्डियो फिल्म में कार्डियोजेनिक शॉक हो गया, तो इसमें एक तरीके से क्या कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक में एक तरीके से इसका उपयोग किया जाता है।
ये ड्रग ऑफ चॉइस रहती है हमारी डोबुटामीन। ठीक है, फिर हम आते हैं बीटा 2 पे। बीटा 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, फिर मैं बता रहा हूँ पढ़ना जरूरी है इसको, और स्पेक के पेन नहीं कर सकते, और सारे के सारे ड्रग याद होनी चाहिए ए टू जेड, ये कह रहा हूँ मैं। बीटा 2 में जो आते हैं एगोनिस्ट, बीटा 2 का जो मेन चीज याद रखना है वो ये याद रखना है, इस तरीके से वैसा में वेसो डायलेशन, एक तरीके से ये चीज़ ध्यान रख लिए, वेसो डायलेशन का प्रयोग है, वेसो डायलेशन ये। और जो क्या याद रखनी है इस तरीके से, ब्रोंको डायलेटर वाला एक्शन होता है, ब्रोंको डायलेटर। बाकी अब याद रखते नहीं रखते मुझे पता नहीं है, हालांकि याद रखना बाउल ब्लैडर यूट्रस सबको डायलेट करने का काम करता है, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है इस तरीके से बीटा 2 का और कहाँ प्रयोग होगा। ये बीटा 2 का जो मेन जो आते हैं इस तरीके से वो आती है शॉक, सामा, लामा, बाला। सामा और लामा पता होनी चाहिए, तो उसमें ये पता नहीं बीटा में सामा जो आती है इस तरीके से, सामा क्या होती है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, जो कि इस तरीके से एक्यूट अटैक में हम दे सकते हैं अस्थमा के, ये सारी तरीके से अस्थमा के कंट्रोल में पड़ जाती है एगोनिस्ट जो होती है हमारी बीटा 2 में। बीटा 2 एगोनिस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि बीटा 2 एगोनिस्ट एक तरीके से हमारे एक तरीके से ड्रग ऑफ चॉइस रहते हैं, उसमें भी याद रखना लामा एक तरीके से ड्रग ऑफ चॉइस रहते हैं, सामा मत कर देना। जो साल्बुटामोल जो होता है एक तरीके से ये नॉर्मल ट्रीटमेंट में या अटैक आ रखा होगा अस्थमा को तब हम यूज़ करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में हम इसको नहीं देते इसे ड्रग के रूप में, दवाइयाँ के रूप में बताऊँ ऐसे तो इन्वेलियर में साल्बुटामोल ही रहता है ये। तो इसमें कौन सी ड्रग आती है एक तरीके से हमारे बीटा 2 एगोनिस्ट में, सामा आती है, सांबा एक तरीके से क्या जो छोटे छोटे टाइम के लिए काम करते हैं, इसमें आते हैं साल्बुटामोल, और कौन सी ड्रग आती है साल्बुटामोल के अलावा टार्बुटालिन। और कौन सी जगह आती है फॉर्मेट्रोल आती है, यहाँ तक मुझे ध्यान है। मैं साल्मेट्रोल फॉर्मेट्रोल नहीं गलत बोले, साल्मेट्रोल। साल्बुटामोल सबसे ज़्यादा कॉमन याद रहती है, सबसे ज़्यादा कॉमन यूज भी यही की जाती है ठीक। तो हम आते हैं और आगे इस तरीके से सामा के बाद आगे हमारा लामा। लामा में कौन सी आती है, तो इसके दोनों याद होनी चाहिए, साल्मेट्रोल में कहीं यहाँ बोलती है, इसी में गलती होती है, साल्मेट्रोल यहाँ आती है लामा में, और दूसरी तरफ कौन सी आती है यहाँ से फॉर्मेट्रोल आती है, साल्मेट्रोल और फॉर्मेट्रोल। लावा में और लास्ट में आती है वेरी लॉन्ग एक्टिंग, उसमें आपको कौन सी याद रहनी चाहिए, इंडा कैट्रोल याद रहनी चाहिए आपको, और उसके अलावा विल्ना टेरोल याद रखते हैं, ओडोन टेरोल याद रखते हैं। वेरी लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, ये सारे एक तरीके से पता होनी चाहिए, कोई अस्थमा में जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं इन्हीं की चर्चा करूंगा, ये साल्बुटामोल टार्बुटालिन वगैरह इसकी चर्चा यहीं देखते हैं, आगे चल के बस यही रंग आती है, तो इससे नाम पता होना चाहिए। इसमें आते हैं हमारे इंडा कैट्रोल, और कौन सी आती है विलान टेरोल, और कौन सी आती है हमारी ओलोन कैट्रोल, इंडाकेट्रोल विलांटेरोल ओलोडेट्रोल, ये विलान इंडाकेट्रोल विलांटेरोल पे याद रखो, विलांटेरोल इंडाकेट्रोल पे याद रखिए, इंडाकेट्रोल थोड़ा इजी था भी ना है, बाकी ये साल्मेट्रोल फॉर्मेट्रोल तो भाई याद रहता है, साल्बुटामोल टार्बुटालिन तो मैं पता आपको याद रहेगा, ये चीज़ मैं कह सकता हूँ, और मैं भी स्टूडेंट रहा था ठीक है। तो ये चाहिए, और आते हैं तरीके से एंटागोनिस्ट में, एंटागोनिस्ट में एक ही ड्रग आती है, मैं तरीके से बुटोक्सामाइन, बीटा 2 स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि B1 सेलेक्टिव तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, बीटा 2 सेलेक्टिव नहीं पढ़ते। B1 सेलेक्टिव बीटा वो लोगों की कैटेगरी आती है, B1 B2 प्लस है या B1 सेलेक्टिव है, ये B3 पे हमारा बहुत ज़्यादा जाता नहीं है, ये बात है।
इंडोक्सामाइन। B3 के लिए मैं बता दूं एक ड्रग आती है एगोनिस्ट के नाम पर, वो आती है हमारे मिराबिगोन, जिसका उपयोग तरीके से जो यूरिनरी तरीके से उसमें था, उसमें क्वेश्चन आ जाता है एक तरीके से, ज़्यादातर कोलिनर्जिक ड्रग पढ़ते हैं एक तरीके से, या तरीके से कैंसुलेशन में पहुँच जाते हैं चीज़ें, तो उसमें एक तरीके से क्वेश्चन पूछता है तरीके से वो कि तरीके ऐसे कोई सिम्पैथोमायोमेटिक ड्रग है जो कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए यूज की जाती है। जैसे वो तो हमारे बेनल प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी के लिए यूज़ कर रहे थे, नया प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, लेकिन एक तरीके से जो B3 है वो कभी देखिए ऐसी कौन सी तो बैटरी ड्रग जो कि इसमें जो यूरिनरी रिटेंशन वगैरह में उपयोग किया जाती है इनकंटिन्यूस में, जो इसका आंसर आता है हमारा मिराबिगोन। ये चीज़ याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है, ये मेरे सेमेस्टर 1 में आया था, ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन था, ये एकमात्र क्वेश्चन था जो मेरे साथ गलत था, बाकी मेरे सारे सही थे। तो ये चीज़ है, तो मैंने गलत किया था, आप गलत तो मत करना, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। मिराबिगोन ये किस में आती है तरीके से, RS रहती है किसके, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए एक तरीके से ड्रग यूज की जाती है, ये ठीक है। तो हम एक तरीके से थोड़ी सी एक और कैटेगरी में बताना चाह रहा हूँ, वो आती है हमारे इंडायरेक्ट सिम्पैथोमाइमेटिक्स। काफ़ी सारी कैटेगरी होगी आज हमारी पढ़ाते ये बता सकते हैं। जैसे एक तरीके से हमने इंटायर उसके लिए पढ़ी थी ना, क्लोनिन वगैरह, इसके लिए जो कोलिनर्जिक के लिए, ऐसा इसमें भी आता है। इसमें कैसे काम करता है एक तरीके से, ये क्या कर सकता है, या तो एक तरीके से हमारा जो एक तरीके से नॉन एफिनेफ्रिन का जो अब रीअपटेक है उसे इनहिबिट कर दे, या फिर एक तरीके से नॉन एफिनेफ्रिन का जो सिक्रीशन है उसे बढ़ा दे, या फिर क्या काम कर सकता है इस तरीके से, ये जो रहता है एक तरीके से ये चीज़ कर सकता है, या फिर एक तरीके से जो डिब्रिया जो बननी है उसमें एक तरीके से फॉर्मेशन जो होता है एक तरीके से उसका बढ़ा दे, ये जो काम कर सकता है। तरीके नॉन एफ्रिकन तरीके से सिक्रीशन है जो बढ़ाने का जो काम करेगी, उससे एक तरीके से हम इनडायरेक्ट सिम्पैथोमाइमेटिक में तब्दील कर लेते हैं। ये कदर कहता है इनडायरेक्टली इंक्रीज नॉन एफिनेफ्रिन। अब नॉन एफिनेफ्रिन की बात करेंगे मैं, तो ये चीज़ है नॉन एफिनेफ्रिन में क्या करते हैं तरीके से इसका रोल, मतलब नॉन एफिनेफ्रिन के बाद फिर उसका रोल क्या है क्या नहीं, इसके बात करेंगे आई थिंक। इसमें ड्रग कौन कौन सी आती है ये पता होना चाहिए। मेन तो इसमें आती है हमारी मेन तो एम्फेटामिन। एम्फेटामिन का एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, हालांकि अब इसका यूज़ करते नहीं हम। CNS स्टिमुलेंट किसमें यूज़ करेंगे, CNS स्टिमुलेंट का एक तरीके से ASDS उसके मैंने बताई थी। एम्फेटामिन पॉइजनिंग का भी क्वेश्चन आ जाता है काफ़ी बार, तो ये उसमें एक तरीके से आपको नॉन नेफ्रिन इंक्रीज वाले जो सिम्टम जो लिख सकते हैं वो आपको लिखने हैं। ये तो एम्फेटामिन काम करता है ऐसे इस तरीके से इनडायरेक्ट एम्फेटामिन। उसके अलावा ट्रायामाइन था, ट्रायामाइन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर चीज़ रिएक्शन जो होती है, चीज़ रिएक्शन, जिसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एल्फा ब्लॉकर यूज़ कर रहे थे ना, जैसे तो एगोनिस्ट है वो इसलिए ब्लॉकर यूज करते हैं पेंडोलामाइन, तो इसलिए तो किसके ट्रायामाइन के द्वारा इंड्यूस की जा रही थी। इसका तरीके से पेंडोलामाइन इतनी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है इस तरीके से उसके निपटाने में। एक आते हैं एम्फेटामिन के तरीके से क्या CNS स्टिमुलेंट है, किसमें यूज़ किया जाता है ये ASDS में, ADHD में यूज़ किया था इस तरीके से। और एक आती है हमारी इस तरीके से इसी कैटेगरी में मिथाइल फेनिडेट, ये तरीके से CNS स्टिमुलेंट हो गया। एक खाई यूज़ किया जाता है CNS स्टिमुलेंट, इसका है क्या मिथाइल फेनिडेट बाय एम्फेटामिन, ये यूज़ किया जाता है। इस प्रकार मैं फिर दोबारा बताऊँ, ड्रग ऑफ चॉइस रहती है इस तरीके से। फिर दोबारा बता रहा हूँ, ड्रग ऑफ चॉइस क्लोनिडिन नहीं है, क्लोनिडिन क्या है, टोरेटो सिंड्रोम के सिम्टम दे रखे हो तब हम उसको ड्रग ऑफ चॉइस कंसिडर करेंगे, नहीं तो हम इसको ही कंसिडर करते हैं ADHD के लिए मिथाइल फेनिडेट को। ये ठीक है। तो अब इस तरीके से आपने काफ़ी ड्रग वगैरह है वो पढ़ ली है मेरे हिसाब से। तो
मैं एक और बता देता हूँ, कोकेन भी यूज़ किया था। कोकेन एक तरीके से वो भी सीएनएस स्टिमुलेंट होता है एक तरीके से। 10-12 बस हम ऐसे किया और भैया एकदम सीएनएस का स्टिमुलेशन हो गया। एक तरीके से सीएनएस स्टिमुलेंट काफ़ी बड़ी कैटेगरी आ जाती है तरीके से। इसमें ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ। हाँ, ये कहने का मतलब है मेरा, तो ये तरीके से ये चीज़ ध्यान रखना, यदि कोकेन ले रहा है तो इस तरीके से ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है विद बीटा ब्लॉकर। जो कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है उसमें ब्रेडिकार्डिया मिलता है ज़्यादातर आपको, डिक्रीज बीपी देखने को मिलता है हमको ज़्यादा। तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है बीटा ब्लॉकर के लिए। अब मान के चले इनडायरेक्ट में इस तरीके से इंड्यूस करने वाला फैक्टर भी होता है, इस तरीके से डिक्रीज करने वाला फैक्टर भी तो रहेगा ना। इनडायरेक्ट में डिक्रीज करने वाली ड्रग हमारी आती है एक ही, जिसका नाम है हमारा टेट्राबेनाजीन। टेट्राबेनाजीन जो होता है इस तरीके से हमारी आती है टेट्राबेनाजीन। तो इस तरीके से इनहिबिशन करने का काम करती है। ड्रग बजा जो कि इस तरीके से इस प्रकार इसका ब्लॉकर है, ब्लॉक इनडायरेक्ट वो कैसे काम करते हैं, तो VAMT पे जो क्या है उसका इनिबिशन करती है। VAMT के इनिबिशन से क्या होता है हमारा क्या है कि तरीके से डिक्रीज नाइट जो नॉन नेफ्रिन का प्रोडक्शन ही कर जाता है, वो डोपामिन से इस तरीके से नॉन नेफ्रिन बनेगा, तो वो उसका जो इनिबिशन ही कर दिया हमने इस एंजाइम का, तो इस तरीके से वो आगे चल के बनी गई नॉन नेफ्रिन में। ये तरीके से एक साइकिल हमने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी थी, आप रिव्यू कर सकते हैं। हर चीज़ को हमने बेसिक से पढ़ा है, ये जोड़ी बात है। तो नॉन नेफ्रिन नेफ्रिन में कन्वर्जन है, इस तरह से नॉन नेफ्रिन की मात्रा कम हो जाती है। इस तरीके से ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, नॉन नेफ्रिन प्रोडक्शन। ये ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, इसके लिए हम पढ़ते हैं इस तरीके से। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम में आता है हमारा सबसे लंबा चलने वाला तरीके से क्रोनिक डिजीज होती है, तो उसमें देखने मिलते हैं, वो आते हैं हमारे टार्डिव डिस्काइनेसिया। और बाकी ये सारी चीज़ हम जब हमारी साइकेट्री स्टार्ट होगी तब करेंगे। तो ये काफ़ी सारी जगह कवर करती है, ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ मैं। बहुत ही लंबी कैटेगरी है ड्रग्स के नाम से। फिर हमारे लास्ट एक तरीके से मैं पहले बीटा ब्लॉकर पढ़ाने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, वो बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से जो हम इतने सारे रामायण पढ़ रहे थे, एपिनेफ्रिन नॉन नेफ्रिन तो आया नहीं, तो उसका हम इस तरीके से अलग से उसको पढ़ रहे हैं। ये तो एपिनेफ्रिन की जब भी इम्पैक्ट की बात की जाती है, एपिनेफ्रिन अपना इम्पैक्ट है वो कहाँ डालेगा। एपिनेफ्रिन के जब भी इम्पैक्ट की बात आती है तो पहली बात मैं बताता हूँ, एपिनेफ्रिन जो अपना इम्पैक्ट डालता है वो डालता है तो हमारे अल्फा पे, अल्फा रिसेप्टर पे। अल्फा रिसेप्टर का मतलब है कि इसमें अल्फा रिसेप्टर है वो ज़्यादा फंक्शन करेगा एज कम्पेयर टू बीटा। ये याद रखना आपको, किसके लिए, एपिनेफ्रिन के लिए। पहले एपिनेफ्रिन में याद रखना बीटा ज़्यादा काम कर रहा है, मैं गलत हो गया। एपिनेफ्रिन में अल्फा और बीटा होते हैं, इसमें क्या होता है बीटा पे ज़्यादा फंक्शन रहती है अल्फा के मुकाबले। मतलब ऐसे याद रखना, इसमें अल्फा बीटा के बीटा 2 भी रहता है, तो बीटा ज़्यादा है तो बीटा पे ये चीज़ ज़्यादा फंक्शन करेगी। हालांकि बीटा 1 पे फंक्शन सर ना के बराबर ही है, तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, अल्फा 1 और अल्फा बीटा एक तरीके से सेम काम कर रहे हैं। बीटा ज़्यादा है तो एक तरीके से नेट पर क्या देखने को मिलेगा, तो अल्फा 1 पे क्या काम करने का होता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करने का काम है। और देखिए बीटा जो है एक तरीके से बात करना चाहते हैं, बीटा 2 उसका क्या काम है, इस तरीके से वेसो डायलेशन करने का काम है। और बीटा 1 का क्या काम है, इस तरीके से हार्ट रेट को बढ़ाने का काम है। ये चीज़ 3 चीज़ भी पता है आपको। ये मैं इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट बता रहा हूँ। ये बाकी ड्रग वगैरह तो आप यहाँ नहीं तो बाहर वहाँ पढ़ लेंगे, ये ऐसा एक्सपर्ट है जो आप यहीं पढ़ेंगे और यहीं नहीं पढ़ेंगे, इसलिए इसको सारा ढंग से एक्सप्लेन करना जरूरी है। ये चीज़ है। तब मान के चले एपिनेफ्रिन के किस में, मान के चले एपिनेफ्रिन बात कर रहा हूँ मैं, एपिनेफ्रिन के किस में, तो बीटा फंक्शन ज़्यादा है, बीटा फंक्शन तो वेसो डायलेशन हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे वेसल से एक तरीके से वेसो डायलेशन कर रही, वेसो डायलेशन करने से क्या होगा ये पता होना चाहिए। तो वेसो डायलेशन करने से जो है इस तरीके से, वेसो डायलेशन करने से रिफ्लेक्स लेवल पर क्या देखने को मिलेगा हमको, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा सिम्टम के नाम पर।
इसलिए टैकीकार्डिया से हार्ट रेट बढ़ी और वो और भी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि बीटा 1 का एगोनिस्ट का भी रोल था ये। ठीक है, समझिए आप कि नहीं समझे? मतलब कि इस तरीके से जिसके कारण क्या हुआ, हमारा हार्ट रेट बढ़ी, तो इस तरीके से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर था वही बढ़ेगा। कि बीटा 1 का जो रोल है वो खाली बस ऐसा नहीं है कि इस तरीके से बस खाली वो हार्ट रेट बढ़ा दिया, उसने आइनोट्रोपिक इफेक्ट भी बढ़ाया था, तो इसने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ा दिया। तो इस तरीके से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो क्या था, वो तो नीचे की साइड जा रहा था, लेकिन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से ज़्यादा बढ़े, जिसके कारण लेट इफेक्ट क्या देखने को मिला ये पता होना चाहिए। बस मेन तो आपको आज रहेगा, आप रट सकते हैं तो रट लीजिए, मतलब आप मैं मेरे साथ रटना आपकी बस की बात नहीं रहेगी, इसलिए मैं तो समझाना चाह रहा हूँ। इस तरीके से वो आता है हमारा मीन आर्टिकल प्रेशर, तो वो इसमें बढ़ा हुआ मिलता है। कार्डियक आउटपुट जरूर पूछता है वो, कार्डियक आउटपुट के केस में कि आपको क्या देखने को मिलेगा, तो कार्डियक आउटपुट उसमें बढ़ा हुआ ही देखने को मिलेगा आपको ये। तो कार्डियक आउटपुट बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। और क्या चीज़ देखने को मिलती है उनको, बढ़ी हुई। ये पल्स प्रेशर कभी नहीं पूछता, वो तीनों में बढ़ी हुई मिलती है, जो मेन पूछता है तीनों चीज़ों में पूछता है। और एक तरीके से क्या होती है, हार्ट रेट भी आपको बढ़ी हुई देखने को मिलती है, क्योंकि बीटा 1 का रोल तो ही है। फिर हम आते हैं थे नॉन एपिनेफ्रिन पे, कि मैं समझाने का स्टाइल बनना होने को तो उल्टे सीधे ग्राफ आता है, उल्टे सीधे ग्राफ बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरीके से आप थोड़ा सा मैच करके देख लेना उनको, इस तरीके से कोई ग्राफ का क्वेश्चन है कि ऐसा इतनी हिंदी में क्वेश्चन नहीं आता कभी, तो ये इस तरीके से उसमें किसका रोल रहता है, जो उसमें ये पता होना चाहिए। तो नॉन एफ्रेम में तो अल्फा 1 काम कर रहा है और बीटा 2 काम कर रहा है, यानी कि इस तरीके से हार्ट रेट को बढ़ाने वाला रोल नहीं है एक तरीके से कोई, तो हार्ट रेट तो सीधी से कम मिलेगी। ताकि और जो क्या देखना होता है, अल्फा इसमें ज़्यादा फंक्शनिंग होता है, अल्फा खाली कि अल्फा और बीटा यदि एक एक है, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, अल्फा के कारण वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा नेट लेवल पे। ये तो मैंने क्या वेसो डायलेशन करने का था, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करने के कारण क्या मिलेगा, रिफ्लेक्स आपको देखने को मिलेगा ब्रैडिकार्डिया। ये तो ब्रैडिकार्डिया उसको बढ़ाने के लिए फैक्टर बीटा 1 वाला वो तो है ही नहीं है, तो इसलिए क्या मिलेगा आपको, क्या है एक तरह से मीन आर्टिया पैसा इसमें बढ़ा हुआ मिलेगा, कटा हुआ मिलेगा। ये देखिए मीन आर्टिया पैसा इसमें ही बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि आपको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो बढ़ ही रहा है ना, ये चीज़ है। तो इसलिए क्या आपको इसमें फिर दोबारा पता नहीं चाहिए क्या आपको मीन आर्टीरियल प्रेशर है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। हार्ट रेट आप याद रख सकते हैं, हार्ट रेट आपको घटी हुई देखने को मिल सकती है। और क्या देखने को मिलेगा, हार्ट रेट घट रही है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण आपको जो वीनस आउटपुट है वो तो बढ़ गया। जैसे वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण क्या हुआ, जैसे वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन वो ज़्यादा ब्लड जाएगा तरीके से कंपेरेटिवली, लेकिन ये जो आपके हार्ट रेट है उसको बढ़ाने वाला फैक्टर तो है नहीं है ना कोई, ये ना हार्ट रेट को कम करें तो हार्ट रेट के साथ साथ क्या कम हो जाएगा हमारा, एक तरीके से कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। अब कार्डियक आउटपुट हमारा कम नहीं होता हकीकत में, वो बराबर रहता है। क्यों बराबर रहता है, क्योंकि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करने की वजह से जो हमारा कंपेरेटिवली स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से ज़्यादा पंप ऑफ ब्लड होगा। जैसे वो इफेक्ट हार्ट रेट पे ज़्यादा डाल रहा है, हालांकि कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी मतलब बढ़ेगी नहीं, गिर तो जाएगी नहीं, मतलब मेन तो इस तरीके से हार्ट रेट अपनी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाने के लिए इन पर तो डिपेंडेंट होता नहीं है ना, वो अपने लेवल पे तो बढ़ा सकता है अपनी कॉन्ट्रैक्टिलिटी। हमने पढ़ा था नॉर्मल हार्ट अपने आप में एक मशीन है, तो इस तरीके से वो अपने आप अपनी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा भी सकता है, थोड़ा सा फ्लूइड ज़्यादा देगा तो इस तरीके से वैसा कॉन्स्ट्रिक्शन थोड़ा सा फ्लूइड ज़्यादा पहुँच जाएगा, इस तरीके से अपना आउटपुट बढ़ा लेगा। लेकिन उसकी चूंकि आप किसी हार्ट रेट ही कम होगा तो नेट लेवल पे तो कार्डियक आउटपुट कम ही हो गया ना, नेट लेवल पे इतनी कार्डियक आउटपुट बराबर रहा, क्योंकि इस तरीके से स्ट्रोक वॉल्यूम तो बढ़ा लेकिन जो हार्ट रेट थी वो कम हो गई, इसलिए नेट उसने बराबर कर दिया, तो कार्डियक आउटपुट है वो बराबर रहता है। फिर लास्ट में आता है हमारा आइसो प्रोटेनिनोल, आइसोप्रोटेनिनोल। आइसोप्रोटेनिनोल का क्या काम होता है ये पता होना चाहिए। आइसोप्रोटेनिनोल जो होता है खाली ओनली बीटा जो होती है, इस तरीके से बीटा 1 बीटा 2 कंसीडर करते हैं, बीटी 3 को हम बता रहे थे, मेरा वो पढ़ के बस हम ख़त्म कर देते उसको, उसके बाद हम पढ़ते ही नहीं उसको। तो इसमें क्या है कि तरीके से कोई भी फैक्टर अल्फा वाला तो नहीं है, यानी कि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन तो देखने में वेसो डायलेशन देखने को मिल रहा है। वेसो डायलेशन के कारण होता है रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, जो कि और ज़्यादा एक्सेलरेटेड होगा इसके साथ हार्ट रेट के साथ, तो इसके साथ हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बड़ी हुई मिलती है। और चूँकि इसमें वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन वाला फैक्टर है नहीं है, तो वेसो डायलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये तो होने वो कार्डियक आउटपुट बहुत बड़ा हुआ देखने को मिला, कार्डियक आउटपुट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है, सबसे ज़्यादा कार्डियक आउटपुट उसमें बढ़ता हुआ देखने को मिला, हार्ट रेट सबसे ज़्यादा इसमें बढ़ती हुई देखने को मिलेगी हमको। ये
लेकिन जो क्या हमको मेन आर्टीरियल प्रेशर जो होता है इस तरीके से वो कम देखने को मिलता है, क्योंकि इस तरीके से वेसोडाइलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ये इसलिए ये कुछ चीज़ों को याद रख सकते हैं, कोई भी ग्राफ आपसे पूछ सकता है, ठीक है, क्या है क्या नहीं क्या है। हाँ, तो एक आध दो ड्रग्स की बात और करेंगे। मतलब इस तरीके से मैं इनकी बात कर लूँ, फंक्शन कहाँ करते हैं, नॉन एफिनेफ्रिन का फंक्शन रहता है। तो नॉन एफिनेफ्रिन का फंक्शन जो रहता है वो इस तरीके से रहता है हमारा सेप्टिक और न्यूरोजेनिक स्ट्रोक। ड्रग ऑफ चॉइस किस लिए रहती है हमारी, सेप्टिक कॉमन न्यूरोजेनिक स्ट्रोक के लिए रहती है। एफिनेफ्रिन का कहाँ उपयोग रहता है ये भी पता होना चाहिए। एफिनेफ्रिन का जो उपयोग रहता है वो रहता है हमारा एनाफाइलेटिक शॉक के लिए। ये लास्ट में बात करते हैं इस तरीके से आइसोप्रोटेनोनॉल का उपयोग कहाँ रहता है हमारा, इस तरीके से इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल इवेल्यूएशन ऑफ टैकिकार्डिया। ये तरीके से मतलब इवेल्यूशन वाली तरीके से ये होगी, टैकिकार्डिया बहुत ज़्यादा लेवल में मिल रहा है आपको इसमें। ये लास्ट में एक और जो ड्रग की मैं बात करना चाह रहा हूँ वो होता है हमारा इस तरीके से डोपामीन। डोपामीन और एक और ड्रग की बात करूँगा जिसका नाम जो भी हमने कार्डियोफिलिन मेंशन करी थी वो थी हमारी इस तरीके से फेंडोलेपाम। फेंडोलेपाम और डोपामीन दोनों ड्रग की बात करूँगा कि काफ़ी इम्पोर्टेंट ड्रग रही थी उस समय के नाम पर। तो इस तरीके से अलग पेज पे करना चाहेंगे उनका। इसे पहले कहते हैं डोपामीन का। डोपामीन के जो पूछता है वो होता है इस तरीके से डोपामीन का उपयोग कहाँ किया जाता है, इस तरीके से ड्रग ऑफ चॉइस इसमें रहती है। जैसे कार्डियोजेनिक शॉक मिल रहा है लेकिन उसके संग आपको यूरिन एक्सक्रीशन भी कम मिल रहा है, क्योंकि मैंने इस तरीके से ये बात की थी किडनी अपने लिए व्यवस्था कर लेती है, वो फ्लूइड का रिटेंशन बढ़ा के कर लेती है व्यवस्था, थोड़ा बहुत यूरिन एक्सचेंज जरूर करती है क्योंकि फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो और भी ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगी। पानी चाहिए किडनी को टेंशन करने के लिए, तो एक निश्चित लेवल तक कर सकती है, उससे ज़्यादा निचले तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है, किडनी लेवल में आपको दिक्कत देखने को मिल रही है। जिसमें क्या आता है हमारा इस तरीके से कार्डियोजेनिक शॉक है, ओलिगोयूरिया, जिसमें क्या यूज़ करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस रहती है हमारी डोपामीन रहती है कार्डियोजेनिक शॉक के समय ओलिगोयूरिया। ये इसमें एक तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसका, इसमें सीधा आंसर जाता है यदि ये D1 पे काम करती है इस तरीके से, जिसके कारण क्या कहते हैं हमको रीनल वेसोडाइलेशन देखने को मिलता है। और खाप काम पे काम करेगी, ये काम करेगी एक तरीके से बीटा 1 पे काम करेगी। बीटा 1 पे काम करने से एक तरीके से कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है। तो इस तरीके से जो विटामिन वाला था इस तरीके से कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाने का काम करे तो एक्यूट कार्डियक फेलियर जो हो गया। और जो लास्ट में इस तरीके अल्फा पे भी इन पे भी काम कर जाती है इस तरीके से बढ़ाया था वो उसमें आता है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करने का काम करती है, जो ठीक है जो उसको हम चाहते नहीं कि वहाँ तक पहुँचे मामला। इसलिए इसकी ड्रग है वो लिमिटेड रखते हैं, इसकी 2 माइक्रोग्राम केजी पर मिनट से यदि रखी जाए, जैसे काफ़ी लंबी यूनिट हुई, माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, यदि ये 2 से कम है तो ये क्या दर्शाते हैं रीनल पे इफेक्ट दर्शाते हैं, क्योंकि हम खाली यही इफेक्ट नहीं चाहते। उसके अलावा क्या कि 2 से 10 पे ये जो मेरा मेन इफेक्ट है ये दोनों चीज़ देखने को मिले वो चाहते हैं। और जो 10 से ज़्यादा हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि फिर हमको वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी देखने को मिला था जो कि हम नहीं चाहते इस तरीके से उस समय। तो ये चीज़ है इस तरीके से ये 2 विटामिन हो गई। फिर हम आते हैं आखिरी ड्रग पे ऊपर, वो आती है हमारी फेनोल्डोपाम। फेनोल्डोपाम किस में यूज़ किया था इस तरीके से डाययूरेसिस में यूज़ किया था, तो ये पता होना चाहिए। फेनोल्डोपाम खाए तो ये D1 एगोनिस्ट है, ये D1 एगोनिस्ट। अरे D1 डी रिसेप्टर की ड्रग पढ़ ली आपने, ये चीज़ें हैं।
D2 इस तरीके से उसमें आता ब्रेन का। D1 आप काफ़ी हद तक यहाँ पर पढ़ लिया होगा आपने। D1 के स्पेसिफिक आपने तो डोपामिन वाली ड्रग आ गई, और एक तरीके से D1 स्पेसिफिक कहाँ से आ गई हमारे इस तरीके से थोड़ी सी क्या है, देखिए फिनोलेपाम, जो कि कैसे डायूरेसिस की जाती है। डायूरेसिस किस में यूज करते हैं? ये अक्यूट कार्डियोजेनिक एड्यूक्ट पल्मोनरी एडीमा डेवलप किया जाता है। पल्मोनरी एडीमा डेवलप हो गया हो तब हम करते हैं। हमने ये उस समय पढ़ा था, याद हो तो, ठीक है। तो ये तरीके से ये काफ़ी सारी हमारे काफ़ी ज़्यादा जो काफ़ी ड्रग हमने एक तरीके से बता दी थी मेडिसिन में, उसके में हमने बताया नहीं था उसके बारे में, तो अब हमने उसके बारे में बता दिया है। तो हम लास्ट कैटेगरी जिस पर हम पहुँच रहे हैं वो है हमारी बीटा ब्लॉकर। सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी है हमारी ये चाहिए कि बीटा ब्लॉकर पता होना चाहिए इसके बारे में, इसकी कौन कौन से साइड इफेक्ट हैं, इसके कौन कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, इससे कौन कौन से इंडिकेशन है, ये पता होना चाहिए। मेन चीज़ तो यही है, ड्रग वगैरह तो सब लॉल लॉल लगता है, सब में याद रहती है ज़्यादातर, तो ये चाहिए। बीटा ब्लॉकर है, एक तरीके से इसमें कैटेगरी जरूर याद रहता है ना, B1 सेलेक्टिव, B2 इस तरीके से नॉन सेलेक्टिव, B1 B2 पे जोड़ना हमारी, और तीसरी कैटेगरी आती है जिसमें अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉकिंग एक्शन देखने को मिल जाता है। ये तो आती है हमारी बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में सबसे पहले बता रहा हूँ ड्रग के नाम, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ड्रग्स के नाम में बात करते हैं तो B1 सेलेक्टिव की बात करते थे। B1 सेलेक्टिव में जो आती है वो आती है हमारी ए से लेकर जितनी भी हुई, मैं शुरुआत के अल्फ़ाबेट वगैरह जितनी भी हुई, एक तरीके से ए से लेकर एम तक, A to M। A to M से क्या हो गया? एटेनोलॉल, एटेनोलॉल। उसके अलावा क्या कहते हैं? बिस्प्रोलॉल, बिस्प्रोलॉल। और उसके अलावा कहीं होती एस्मोलॉल, और कौन सी आ गई हमारी? मेटोप्रोलॉल। सभी पढ़ चुके हैं यहाँ तक। फिर आते हैं हमें नेविडोलॉल, एस्मोलॉल, मेटाप्रोलॉल, बिस्पोलॉल, ये तो जगह पढ़ चुके हैं। एटेनोलॉल, नेविडोलॉल तो इसी नहीं लग रही होंगी आपको, बाकी मुझे लगता नहीं कुछ आपको नहीं लग रही चाहिए। फिर आ जाते हैं नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव बीटा मतलब कि N to Z तो जितनी भी आती है, चाहे नेवेनोलॉल, प्रोपेनोलॉल, टिमोनोलॉल। मेन जो इसमें याद रखनी होगी प्रोपेनोलॉल याद रखनी है। टिमोनोलॉल को बता दो कहाँ उपयोग किया था। टिमोनोलॉल का उपयोग किया था इस तरीके से जो है हमारा ग्लूकोमा में, तो ग्लूकोमा के लिए एक और ड्रग मिल गई आपको। फिर आते पिंडोलॉल, ये फिर अल्फा प्लस बीटा का भी पता होना चाहिए इस तरीके से। ये इसका भी हम यूज़ कर रहे थे, ये कार्बिडेलॉल, इसका हमने यूज़ कराया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कहाँ यूज़ करा था। एक होती है हमें तो लेविटोलॉल, ठीक है। ये सारी हमारी एक तरीके से ड्रग होगी बीटा की। तो इसमें बीटा के लिए इनके बात करते हैं इंडिकेशन क्या रहेंगे। इंडिकेशन सीधे इंडिकेशन पे आते हैं। इंडिकेशन में काफ़ी हद तक मैं बता चुका हूँ, एंजाइना में यूज़ कर सकते हैं। अब क्या यूज़ करते हैं बताऊँगा नहीं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा चर्चा कर ली। ग्लूकोमा में बता रहा हूँ, ग्लूकोमा में कौन सा यूज़ करते हैं? ग्लूकोमा में हम टिमोलॉल यूज़ करते हैं, टिमोलॉल। हार्ट फेलियर के लिए बता दिया मैंने, कौन सी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्रॉनिक कंडीशन होगी तब हम यूज़ करते हैं बीटा, जो कार्डियो बीटा 1 सेलेक्टिव होती है वो यूज़ की जाती है। हाइपर टेंशन में यूज़ किया जा सकता है इनका। ये फिर उसके अलावा हम पढ़ेंगे थायराइड के बारे में। तो थायराइड में आती है थायराइड स्ट्रोम जो कंडीशन होती है उसमें यूज़ होता है प्रोपानोलॉल का यूज़ किया था। थायराइड स्ट्रोम उसमें क्या कहते हैं इस तरीके से, हाँ प्रोपानोलॉल यूज़ किया था। प्रोपानोलॉल एक तरीके से ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, क्योंकि इस तरीके सिम्टोमेटिक कंट्रोल के लिए, वैसे सीधे इलाज करने कर लेंगे। और एंजाइना के समय एमआई में भी बताया, एमआई में भी यूज किया जाता है हमारे माइट्रोकार्डियम का। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को, क्योंकि इस तरीके से एबी नोड कंडक्शन को कम कर देती है, ठीक है। और इस तरीके से ब्रेडिकार्डिया में उपयोग नहीं करेंगे, सही चीज़ें करिए। ये जो दूसरा लास्ट की इंडेक्सिकेशन जो आता है वो आता है हमारा वेरिसेल ब्लीडिंग। मैं तो थोड़ा बताऊँ माइग्रेन प्रोफाइल, मैंने उसको बताना भूलिया। माइग्रेन
प्रोफाइलैक्सिस, और एक तरीके से एंजाइटी में भी यूज़ करे जाते हैं। और एक और इंग्लिश कैसे ना बहुत सारे इंडिकेशन हुए, अकैक्थेसिया, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट है ये, इसमें यूज करते हैं ये बहुत चीज़ें इस तरीके से। तो इस तरीके से एंजाइटी, थायरोस्टोम, माइग्रेन, प्रोफाइलैक्सिस, ये तो सब में एक तरीके से जो मैं बताता हूँ, थायरोस्टोम, एंजाइटी, इनमें सब में प्रोपानोनोल रहती है ड्रग ऑफ चॉइस हमारी, प्रोपानोनोल, इसमें यूज़ नहीं करते। तभी तो आपको पता है कार्डियोसेलेक्टिव है ना ये, एमआई सुप्रावेंट्रिकुलर इसमें खाते यूज़ कर देंगे हाइपरटेंशन में, तो इसलिए इसमें कार्डियोसेलेक्टिव भी यूज करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ लीजिए, थोड़ा सा ये ज़्यादा ही रहेगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन बताया मैंने, एक तो काफ़ी हद तक पुराने पड़े हुए हैं, एक्यूट हार्ट फेलियर में यूज नहीं कर सकते, ब्रेडिकार्डिया में यूज नहीं कर सकते, ये भी ब्लॉक हो रखा हो जहाँ पे, यानी ब्लड पार्किंसन बाढ़ जैसी कंडीशन हो तभी यूज़ नहीं कर सकते, अस्थमा में यूज़ नहीं कर सकते, रिस्क क्यों लगे, मतलब बीटा वसलेटर यूज़ कर लेंगे। उसके अलावा जो आते हैं वो आते हैं हमारे एंजाइना में भी, कौन से एंजाइना, प्रिंजिमेंटल एंजाइना, प्रिंजिमेंटल एंजाइना से मिलता जुलता है तो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज ये, और डायबिटिक मेलाइटस, ये ज़्यादातर इस तरीके से मैं बता चुका हूँ। इसमें टॉक्सिसिटी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस बताया था मैं, टॉक्सिसिटी, ड्रग ऑफ चॉइस और टॉक्सिसिटी जो हो रहती है मैंने, इतनी बीटा वाला की टॉक्सिसिटी वो आती है ग्लूकागोन रहती है, और कहीं वो ग्लूकागोन को रोल नहीं मिलता, इसलिए मैंने तो यही बता दिया। तो ये है, तो इस तरीके से काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया होगा मेरा हिसाब से, ये ठीक है। आपको चीज़ें थोड़ी बहुत पढ़ते रहेंगे, फ़ायदा रहेगा। और सिर्फ 3 या 4 चैप्टर होंगे शायद, ये ठीक है सब में आगे ये मैं कह सकता, लेकिन ये कि इतनी फ्लो बनना था, तो अब मैं अलग अलग जगह पढ़ा था, क्योंकि पहली बात तो ये टॉपिक ही ऐसा है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग आती हैं, तो आपको हमेशा इस तरीके से टॉपिक पढ़ने के टाइम पर हमेशा ऐसा लगता है कि ये रटने का जुगाड़ लग रहा है, इसलिए तो रटने का जुगाड़ करा तो इकट्ठा ही कर लो, ये ठीक है।